गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में एक और चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो कि चैप्टर नंबर है 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इस क्रैश कोर्स में जैसा हमने देखा है कि अब तक जो चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, हर एक चैप्टर में कंटिन्यूटी होती है, हर एक चैप्टर में एक कम्युनिकेशन होता है जो दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा चैप्टर हमने फर्स्ट देखा था डेवलपमेंट, उसमें हमने ये देखा था कि डेवलपमेंट एक ओवरऑल पैरामीटर है किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट होने के लिए। इनकम इज द नॉट ओनली सिंगल क्राइटेरिया for considering a person as a developed. On the other side, we also have seen that better medical facilities, better healthcare services, clean environment, clean drinking water, proper sanitation, proper management of education through the different states or regions is also important parameter. यानी केवल आप इनकम ही जनरेट कर रहे हो, बहुत इनकम जनरेट कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पर बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, हायर को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या आप बेटर क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रह पा रहे हो, ऐसे एनवायरनमेंट में रह पा रहे हो जहां पर डिजीज है, वो उसको क्योर करने के आपके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटलाइज नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, तो वो भी एक हेल्दी पॉपुलेशन को जनरेट नहीं कर सकता। जब बात डेवलपमेंट की हुई थी, तो अब बात कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट वाले चैप्टर में, नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम के अंदर क्या चीज है जो हम देखते हैं। हमने बात की थी कि 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में हमने हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया है, जिसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अभी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम कैसे देखते हैं, उसी चीज को हम यहाँ देखते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज मतलब कि आप एक सिंपल आइडिया समझो, अगर एक व्यक्ति किसान खेती कर रहा है या एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसके एग्रीकल्चर का जो टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, वो उसका एक पर्टिकुलर साल का ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो उसमें निकल कर आ रहा है। वहीं एक व्यक्ति जिसका काम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो कपड़ा बना रहा है और कपड़े से फाइनल फिनिश गुड बना रहा है, ड्रेस बना रहा है या यूनिफॉर्म बना रहा है, उसका काम है एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना, बट वो भी एक वर्किंग एनवायरमेंट है, वो भी एक वर्किंग आइडेंटिटी है। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी जो कि बेस्ड है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका है जो है एग्रीकल्चर, यानी कृषि या खेती से आने वाला प्रोडक्शन। भारत ने 10,000 टन किलो गेहूं का प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2017 में किया, तो एग्रीकल्चर से टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, मेज, जायद क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, सारा प्रोडक्शन। अब उस प्रोडक्शन को करने में जितना भी मैन पावर लगा, यानी छोटे किसान का, बड़े किसान का, बहुत बड़े साहूकार या काश्तकार का, जो कहते हैं बड़े जो मर्चेंट्स होते हैं, जो भामाशाह होते हैं, जिनकी बहुत सारी जमीनें होती हैं और बहुत सारा प्रोडक्शन उस पर होता है क्रॉप का, उनका भी इसमें इंक्लूड हो गया। यानी कि प्राइमरी वो सेक्टर है, वो सेंट्रिक सेक्टर है, जिसमें से सारा प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर ईयर का इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फिर चाहे वो केरला का हो रहा हो या राजस्थान का हो रहा है, मध्य प्रदेश का होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन इंडिया के लिए जब आएगा, इन सभी स्टेट्स में जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सभी प्राइमरी एक्टिविटीज का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो प्राइमरी में चला गया, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हो गया सकल घरेलू उत्पाद। भारत में एक पर्टिकुलर ईयर में प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, हम पहले इन तीनों को भी देखेंगे, इसका टोटल प्रोडक्शन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब एक कंट्री में होने वाले प्रोडक्शन की, टोटल प्रोडक्शन का जितना भी वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो बेसिकली सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी डील्स विद द ओवरऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी, जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसके लिए जाना जाता है। अक्सर हम न्यूज में देखते हैं या आप न्यूज़पेपर में देखोगे, तो कभी भी बिजनेस वाले पेज पे जाना न्यूज़पेपर में, वहां आपको एक चीज लिखी हुई दी जाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, भारत की जो विकास दर है वो 7.4% है।
अब ये विकास दर कैसे निकली, जितना प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया का साल दर साल, स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 2012 से 2020 8 सालों में भारत का जितना ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ है पर एनम वाइज, यानी भारत की जितनी नेशनल इनकम जनरेट हुई है उसका प्रीवियस ईयर के साथ परसेंटेज वाइज ग्रोथ रेट निकाला जाता है। ये सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2018 में जो प्रोडक्शन हुआ और 2019 में जो प्रोडक्शन हुआ, तो 2019 माइनस 2018 डिवाइडेड बाय 2018 प्रोडक्शन इज इवैल्यूएटेड एज द ग्रोथ रेट, कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और वो जो 10 सालों का जो पूरा एक परसेंटेज इकोनॉमिक ग्रोथ आया है उसको जब एवरेज निकाला जाता है तो भारत की 10 डिकेडल ग्रोथ रेट ओवरऑल कितनी है वो निकाली जाती है। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि कोरोना के अंदर ऐसा आ रहा है कि न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो कोरोना में हमारी विकास दर 4.2 रेट हो गई, यानी गिर गई, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या हुई, नीचे जाती जा रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लो हो गया, प्लांट्स बंद थे, फैक्ट्रीज बंद थी, प्रोडक्शन बंद था कोरोना की वजह से। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है, जो किसान ने अपनी फसल बो दी वो तो चल रही है, लेकिन फसल का काटना, मार्केट में पहुंचना, उसका बिकना, सारा इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है कोरोना की वजह से 8 से 9 साल, जो 8 से 9 महीने का जो टाइम हमने देखा है उसमें पूरा का पूरा वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक माल वाहक भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक खराब हो गई, क्योंकि वो सारा गेहूं, राशन, चावल जो भी भर के आता है एक राज्य से दूसरे राज्य वो खत्म हो गया, रेलवेज बंद थी, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी नीचे आ गई। कितनी अच्छी बात है ना, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब किसी कंट्री की ग्रोथ रेट नीचे जाती है तो उसका डेवलपमेंट पीछे जाने लगता है। इसीलिए तो कहा था कि चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा खत्म हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की अगर है तो उसके पर्टिकुलर सिटीजन की भी होगी। अब बात करते हैं एक्टिविटीज। ये तो बहुत इजी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है। अभी तक तो हमने किसकी बात की थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद रखना है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी एक्टिविटीज में होने वाला टोटल प्रोडक्शन पर एनम, यानी एक साल में तीनों सेक्टर्स के अंदर ओवरऑल जितना प्रोडक्शन हुआ उससे हम क्या कह रहे हैं, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब फिर समझते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर कृषि आधारित सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड हो। मैं तो सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, एग्रीकल्चर, डेयरी, दूध हमें एनिमल से मिल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, बोवाइन एनिमल्स, भैंस गाय जो भी है उससे दूध आ रहा है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। दूध सीधे सीधे हमें किससे मिल रहा है, हमारे बायोलॉजिकल जो भी हमारे एनिमल्स हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री, फिशिंग, हमें समुद्र में मछली पकड़ रहा है व्यक्ति, मछली पकड़ के मार्केट में बेच रहा है, तो समुद्र में से मछली ला रहा है, तो सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट्री, जंगलों से टिम्बर, लकड़ी, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चाहे वो आप बात करो, चाहे वो हनी है, चाहे वो किसी भी तरीके का चंदन का पेड़ है, चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी है, साल, टीक, वुड, सीधे सीधे फॉरेस्ट से आ रहा है, वो भी प्राइमरी। तो हमारे पूरे इंडिया में जो इकोनॉमीज चलती हैं वो हर एक सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है, ना केवल एक सेक्टर पे। छोटी सी अगरबत्ती है, माचिस की धूप बत्ती है, चंदन की अगरबत्ती बना रहे हो, तो चंदन का उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, जो रॉ मटेरियल है, वो कहां से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड एक्टिविटी है वो हमारी कहां जाती है, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी नाम से मतलब है जो बेसिक है, जो लैंड से आ रहा है, क्लियर। चाहे वो आप एग्रीकल्चर देख लो, या एनिमल हस्बेंड्री देख लो, या पोल्ट्री देख लो, या आप डेयरी इंडस्ट्री देख लो, सब। अब बात आता है सेकेंडरी। तो इसका बहुत आसान सा उपाय है, जो ब्रिटानिया का बिस्किट हम खाते हैं या जो हम मैरीगोल्ड खाते हैं, बिस्किट एक फाइनल प्रोड्यूस्ड है, वैल्यू है। बिस्किट एक फाइनल वैल्यू है, फाइनल प्रोडक्ट है। बिस्किट बनाने के लिए क्या लगा है, फ्लोर, ठीक है ना, आटा। जो फ्लावर लगा है, जो आटा लगा है, ये फ्लावर जो है ये हमें गेहूं से मिला है। तो ऐसा नहीं है कि पहले बिस्किट कंपनी ने गेहूं जाके उगाया होगा, फिर गेहूं काटा होगा, फिर उसी से शुद्ध बिस्किट बनाया होगा, क्लियर। मार्केट में जितना भी एग्रीकल्चर कमोडिटी अवेलेबल थी, जो गेहूं अवेलेबल था, इस कंपनी ने, ब्रिटानिया या पार्ले या जो भी है आप, सनफीस्ट, जितनी भी कंपनीज हैं, सब वो प्रोक्योर करती हैं फ्लोर। उस फ्लोर को प्रोक्योर करने के बाद उसको प्रोसेस करके बिस्किट बनाया जाता है, शक्कर खरीदी जाती है। शक्कर प्राइमरी एक्टिविटी से आती है, गन्ने से शक्कर बनती है। तो बेसिकली अगर एक बिस्किट के पैकेट की वैल्यू 10 रुपए है, तो उस 10 रुपए के अंदर आटे की वैल्यू, शक्कर की वैल्यू, बिस्किट बनाने की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड करके फाइनल 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट मैन्युफैक्चर करके कंपनी निकाल रही है। तो सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज जाती है जहां फिनिश्ड गुड आता है। इस फिनिश्ड गुड की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड कर ली गई है इन द इंटरमीडिएटरी प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ दैट बिस्किट। उस बिस्किट के पैदा होने की जो कहानी है, उसके अंदर उसके सारे जो उसकी लाइफ लाइन प्रोसेस है, आपके मुंह में जाने तक के पहले की,
वो यहाँ पर इंक्लूडेड हो चुकी है। क्लियर? तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है अगर डेफिनेशन वाइज बात करें, कवर्स एक्टिविटीज विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, अब बॉटल में पानी पीते हैं, पानी तो बनाया तो जाता नहीं कि लैब में पानी बना के बोतल में भर दिया होगा, कहीं ना कहीं से प्लांट, ट्यूबवेल, बोरिंग या सोर्स ऑफ वाटर से ही पैकेजिंग की जा रही है। लेकिन जो पैकेजिंग है, जो बॉटल मैन्युफैक्चर है, वो तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, जो शूज मैन्युफैक्चर है वो हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है प्राइमरी से, क्योंकि जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है वो भी खेती कर रहा है, जो वेल एजुकेटेड है वो भी खेती कर रहा है, जो मीडियम एजुकेटेड है वो भी खेती कर रहा है। तो सबसे प्राइमरी रिसोर्सेज यानी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। सीधे पैदा होते ही बच्चे को धरती की माँ की गोद में सौंप दिया जाता है, कुछ नहीं आता तो खेती करेगा, लेकिन खेती इतनी आसान नहीं होती है, खेती में बहुत मेहनत होती है। फिर भी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर स्टिल लिविंग इन दी अर्बन रूरल एरियाज, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी पर पॉपुलेशन आजादी के बाद से सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था। जैसे जैसे प्लांट्स बने, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का रोल धीरे धीरे बढ़ता गया, सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया विद द इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन। क्लियर? नाउ तो सेकेंडरी सेक्टर की तो हमने बात कर ही ली कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स विद बेस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर विद प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉटन यार्न। जैसे कपास, एग्रीकल्चर, कपास कहां से आया? एग्रीकल्चर से। प्राइमरी एक्टिविटी से कपास, कॉटन के ऊपर फिनिश्ड गुड, यार्न, गट्टे, जो धागे बनाए गए और धागों से जो कपड़ा बनाए गए, क्लोथ, और क्लोथ से जो फाइनल फिनिश गुड बना वो ग्रासिम या आपके सियाराम या रेमंड, आप जो भी नाम दे दो उसको, उसके अंदर हो जाता है। देन स्टील फ्रॉम आयरन, जैसे हम बात करते हैं कि आयरन माइनिंग से निकाला गया है, धरती से निकाला गया है आयरन और को स्मेल्ट करने के लिए प्लांट लगाया गया है, आयरन को अलग निकाला, दूसरे मिनरल्स को अलग निकाला। फिर स्टील बनाने का काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाता है, जो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, देन स्टील का फॉर्मेशन, जो फिनिश गुड बनाया गया एज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टील। तो भारत में एक साल में हजारों करोड़ों ऐसे छोटे बड़े प्लांट हैं जो फिनिश गुड्स की वैल्यू को प्रोडक्ट कर रहे हैं, फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक स्मॉल पॉलिथीन बनाने की इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री में काउंट होती है। एक सिंपल पेंसिल बनाने की या पेन बनाने की या इंक बनाने की इंडस्ट्री भी सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। सिंपल भाषा में बोले तो प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जो थर्ड सेक्टर हमारा बचा वो है टर्शरी। टर्शरी जिसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र, जिसमें आप सर्विस देते हो। एटीएम क्या है? एक सर्विस क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र के काम करने वाली संस्था का एक उपाय। आप जाते हो, कार्ड स्वैप करते हो, पेमेंट निकालते हो, और पेमेंट निकालने के बाद आपको सुविधा दी किसने? बैंक ने आपके लिए सर्विस दी। वो चार्ज करेंगे आपके एटीएम कार्ड से, कुछ हर 3 महीने में कुछ पैसा डिडक्ट होता है फॉर द सर्विस चार्ज, वो इनकम है। मैं सर्विस दे रहा हूँ, एजुकेशन स्प्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके लिए मैं इनकम ले रहा हूँ। तो सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें बैंकिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, हर वो सुविधा जो जनित तो नहीं हो रही है, प्रोड्यूस तो नहीं की जा रही है, पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, these are activities that help in the development of primary and secondary। कैसे? वो भी बात करते हैं। that provide services on the basis of learning, education, hospital, banking, transportation। goods that are produced in the primary or secondary are would be need to be transported by trucks or trains। ठीक है, यानी टर्शरी कैसे सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना, ट्रेन से या गाड़ी से वो एक राज्य से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपको दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सामान। इंडस्ट्रीज में जो चीजें बन रही हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक से बड़े बड़े शोरूम्स में या मॉल्स में या विशाल मार्ट या डी मार्ट या जितने मार्ट है सामान उतरता है। तो जब प्रोडक्शन होने के बाद अगर वो आपके एंड टू एंड सेंटर्स पे नहीं पहुंचेगा तो उसको लोगों के तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज या रोडवेज वो एक सुविधा है जो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो रेलवे की इनकम भी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि तीनों सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, अर्निंग एक्टिविटीज है, पैसा कमाने से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने प्राइमरी सेक्टर को ऐड किया, अब आ गया फॉर्मूला, सेकेंडरी सेक्टर को ऐड किया, टर्शियरी सेक्टर को ऐड किया, तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये टर्म याद रखनी है, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मतलब जैसे मैंने बताया बिस्किट को बनाने में उसकी फाइनल वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। आप एक वर्ड पढ़ते हो अक्सर एमआरपी, हर चीज के ऊपर लिखा होता है ना, क्या होता है एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है
₹50। ये उसके बनाने के प्रोसेस में इंक्लूड सारे कॉस्ट को मिला के कर ली गई है और ये इस प्रोडक्ट की हायर वैल्यू है, यानी एमआरपी से लो में आपको चीज मिल जाएगी, लेकिन अगर एमआरपी से हाई में आपको कोई दे रहा है ना तो कभी मत लो, क्योंकि पहले ही एमआरपी की प्राइस हाईएस्ट साइड पर रखी गई है। यानी हो सकता है उस बिस्किट के पैकेट को बनाने की वैल्यू ₹45 ही हो, लेकिन ₹50 छाप के दे दिया, ठीक है। लेकिन हर कॉमोडिटी में ऐसा नहीं होता है। आप बिस्किट के पैकेट को ऐसा मोल भाव नहीं कर सकते कि ₹50 का है तो नहीं तू तो 40 में दे दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप शूज पे या कुछ चीजों पे आप बार्गेन कर सकते हो। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस बेसिकली क्या है, फाइनल वैल्यू है। तो ऐसे ही तीनों सेक्टर का जो फाइनल गुड्स है, सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर फॉर दैट ईयर। और जब तीनों सेक्टर का फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस ऐड किया जाता है, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ प्राइमरी, फाइनल वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एंड फाइनल वैल्यू ऑफ टर्शरी, देन इट विल गिव्स यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको देगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहिए ना, यानी फाइनल वैल्यूज। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका जीडीपी निकल के आता है किसी भी कंट्री के लिए या इंडिया के लिए या हर कंट्री के लिए, ठीक है, जो कि गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ इन अ सिंगल ईयर। याद रखें, एक ईयर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ईयर की हम यहां बात कर रहे हैं, मल्टीपल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलो अब एक कॉमन चीज, अब जैसा मैंने बताया कि जब हम आजाद हुए थे, है ना, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, हमारी केवल 30 करोड़ पॉपुलेशन थी। जब हम आजाद हुए थे 30 करोड़ पॉपुलेशन में से लिटरेसी रेट कितनी थी, 30%, यानी केवल 30% लोग ही पढ़े लिखे थे हमारे यहाँ। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हम 1950 से अगर डेवलप हुए तो 1975 तक आते आते तो हम इस लायक खड़े हो पाए, 25 ईयर्स तक तो हम खड़े हो पाए, अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर पाए आफ्टर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। और उस एक्सप्लॉयटेशन के बाद हमने अपनी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया, हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, हमने सर्विसेज डेवलप करने पे ध्यान दिया, हमने रोडवेज, रेलवेज, इनको एक्सपैंड करने पर ध्यान दिया और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जनरेट करने पर ध्यान दिया। उसके अलावा भी देश में जो इन अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, पाकिस्तान के साथ वॉर, चाइना के साथ वॉर, कई बार हमें हमारे इकोनॉमिक प्लान्स को डेवलप नहीं होने दिया गया। यानी आप पढ़ते हो 5 ईयर प्लान्स जो रशियन इकोनॉमी से हमारे प्रधानमंत्री जी लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अडॉप्ट करके हमारी प्लान्ड इकोनॉमी स्टार्ट की थी। लेकिन ऑल इज वेल इन गुड इन ऑल टाइम्स इज नॉट हैपन। तो बेसिकली हम एक कंपैरिजन देखते हैं कि 1973-74 से लगभग जो 40 इयर्स हैं, ये 40 सालों में हम एक शिफ्ट देखते हैं लोगों का प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने का, एम्प्लॉयमेंट के लिए टर्शरी में जाने का। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे जैसे एग्रीकल्चर, पहले तो क्या लैंड होल्डिंग्स ज्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, तो एक व्यक्ति के पास एक बड़ी जमीन है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जमीनों का बंटवारा होता गया और लैंड होल्डिंग कम होती गई, प्रोडक्शन कम होता गया। लोगों ने अदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन भी जनरेट होती गई, तो लोग एग्रीकल्चर या खेती से निकलकर, एक परिवार से एक बच्चा बाहर निकलकर दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट करने गया, तो इनकम तो बढ़ी, प्लस सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट करने की प्रॉपर्टी थी वो भी डिफरेंट जाने लगी। यानी कि फॉर द 40 years between 1973-74 to 2013-14 the production in all the three sector has been increased। तीनों में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1916 से लेकर 80 तक इकोनॉमी बूम कर गया, बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लगा भारत में, तो भारत सेल्फ डिपेंड होने लगा। तो एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर में भी बूम हुआ, सेकेंडरी सेक्टर, इन प्राइमरी सेक्टर्स में जो बूम आया, ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने, उन ग्रेन्स के ऊपर आधारित कोई प्रोडक्ट्स बनाना, गेहूं के ऊपर, आटे के ऊपर, तो सेकेंडरी सेक्टर में भी बूम आया। और इस फाइनल वैल्यू को, इन सब मैन्युफैक्चर्ड चीजों को, ये जो क्रॉप्स हो गए, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए बैंकिंग सर्विसेज या जो फैसिलिटीज हैं वो भी डेवलप हुई। तो ओवरऑल डेवलप तो तीनों सेक्टर में आया, बट किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आया वो हम देखते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि 1974 में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी कम थी। हमारा जो रुपीज में पूरा वैल्यू था वो था हमारा 10 लाख, टोटल 10 लाख जो है हमारा प्रोडक्शन था, इन करोड़ 10 लाख करोड़ में हमारे कंट्री का इनकम सोर्स था। लेकिन 2013-14 में आप क्या देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि जो टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हो गया और इकोनॉमी का कम हुआ। उसका रीजन, बिकॉज टर्शरी सेक्टर इज डायरेक्टली एंगेज विद द एजुकेशन एंड हायर सर्विसेज। ठीक है, एजुकेशन के साथ एक्सेस करने वाले जो लोग हैं
वो इस सेक्टर में ज्यादा रहे। डॉक्टर उसकी अर्निंग ज्यादा है, इंजीनियर उसकी अर्निंग ज्यादा है, ठीक है। तो एक डॉक्टर इंजीनियर जितना कमाता है उतना बेचारे छोटे किसान 100-200 छोटे किसान मिलकर कमाते होंगे, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो लगातार राइज होता रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में। बहुत क्लियर है चीज, ठीक है। देन शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। अब यहां हमने क्या बात की, जीडीपी में जो शेयर है, तो अब देखो यानी जीडीपी में शेयर मतलब क्या बोल रहा है, हमने यहां पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों से जो फाइनल वैल्यू जाती है, ध्यान से सुनना, तीनों की जो फाइनल वैल्यू है वो अलग अलग तो जाती है। तो अब यहां क्या कह रहे हो, 1973-74 में ध्यान से देखना, एग्रीकल्चर का शेयर लगभग 40% था। यानी अगर मैं बात करूं कि 1973 का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं, जीडीपी हम निकालते हैं, तो उसमें 40% किसका हो गया, प्राइमरी का। देन आप देखोगे सेकेंडरी, प्लांट्स, इंडस्ट्रीज बहुत कम लगे थे, मैकेनाइजेशन नहीं हुआ था भारत में, इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में नहीं हुआ था, जबकि चाइना और जापान, रशिया ने बहुत फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। तो यहाँ क्या देखोगे कि जस्ट लगभग 15% सेकेंडरी सेक्टर का, और आप क्या देखोगे 50 से लगभग 100 यानी 50%, 10% मान लो 50% टर्शियरी का था। यानी उस समय भी टर्शियरी सेवाएं, बैंकिंग, एजुकेशन डेवलप हो रही थी। और 2013 में आप क्या देख रहे हो, एक शिफ्ट देख रहे हो, एक पैराडिगम शिफ्ट देख रहे हो कि लगातार एग्रीकल्चर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, जबकि हमारी पॉपुलेशन मास है, एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्रॉप प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एजुकेशन बढ़ने के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के साथ, बैंकिंग लोन फैसिलिटीज बढ़ने के साथ लोगों ने हायर इनकम को एक्सेस किया थ्रू एजुकेशन डेवलपमेंट, और इसीलिए टर्शियरी का जो आप रोल देख रहे हो 2013-14 में वो लगभग 60% बढ़ गया। यानी 10% इंक्रीज हुआ सीधे सीधे किसमें, टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इवोल्यूशन के बाद तो टर्शियरी सेक्टर और बूम होता गया, आप अपने घर बैठे ही हर चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, हमारा जो शेयर है जीडीपी में, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया। अब इसको एक बार आप देख लें कि 1973 से 2013 में शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे वो डेवलपमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी पेस बढ़ती गई, टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता गया। यानी यहां पर आप सीधे सीधे देखो, पहले तो सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, क्लियर, पहले तो सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। देन सेकंड क्या आप देखोगे कि शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, अब यानी जब सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो डेफिनेट सी बात है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी जनरेट होने लगे, ठीक है। तो ये रोजगार का सेक्टर हम यहां से देखेंगे, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। 77-78 में आप देखो हमारा देश कृषि आधारित था, कृषि प्रधान जिसको बोलते हैं ना, आप हिंदी में पढ़ते होंगे, कृषि प्रधान एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारी कंट्री की थी। और आज भी हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो है, लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स भी बना रहे हैं, अब हम सब बना रहे हैं, हमारे पास अब सारी जो टेक्नोलॉजी हम एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारा जो रेशो था, लगभग भारत की 70% पॉपुलेशन कृषि या कृषि से जुड़ी हुई एक्टिविटीज ही कर रही थी। धीरे धीरे एजुकेशन हुई, एक्सेस हुआ एजुकेशन का, तो हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का भी रोल बढ़ता गया। प्लांट्स बने, फैक्ट्रीज बने, पावर प्लांट्स बने, फर्टिलाइजर्स प्लांट बने, आयरन स्टील कंपनीज बनी, ऑटोमोबाइल कंपनीज आई। फिनिश गुड्स के अंदर जब हम उतरे, मेरी रॉ मटेरियल के बेस पे प्रोसेस करके, क्योंकि उसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा था, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर था, एम्प्लॉयमेंट के साथ सर्विसेज मिलती थी। तो कृषि के अंदर अगर किसान है, उसके 2 बेटे कृषि कर रहे हैं, 2 बाहर निकल के दूसरे एम्प्लॉयमेंट में गए, तो धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट का जोनर है वो कैसे चेंज होता गया, सेकेंडरी में और फिर टर्शियरी में। यानी अभी भी आप देखोगे तो 2013 में 44% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन शिफ्ट जो है वो आप देखो कैसे हो गया, सेकेंडरी से टर्शियरी में हो गया। तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी एंड सेकेंडरी ऑल्सो गिव बूम्स टू द प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट कहां से आ रही है, रिक्वायरमेंट तो प्राइमरी से आ रही है सीधे सीधे। यानी कि प्राइमरी में जब होगा सारा डेवलपमेंट तभी तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। यानी देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर में बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि एक भी सेक्टर इनबैलेंस है। अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेट सी बात है चीजों के भाव बढ़ेंगे। आसान से समझो इसको, बहुत आसानी से समझो। मैकडोनल्ड्स में हम आलू खाते हैं, हालांकि जो आलू जो आता है ना, वो आलू इंडियन आलू नहीं होता है बेसिकली, अब तो होने लग गया होगा। पहले क्या होता था कि मैकडोनल्ड्स के आलू में, पहले कभी ध्यान देना कि जो फ्रेंच फ्राइज है उसकी साइज जो होती थी ना, सब इक्वल होती थी। वो फ्रेंच फ्राइज का ये पैरामीटर है कि सारी फ्राइज जो उसमें आती थी उनकी साइज इक्वल होती थी, यानी वो एक बराबर के आलू से काटे गए बराबर के पीस होते थे। डिस्कवरी पे आया था ये पूरा मेगा फैक्ट्रीज के अंदर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अब जब आप सोचो कि जब आलू का प्रोडक्शन मान लो कम होता गया, फ्रेंच फ्राइज अभी 100 रुपए में खा रहे हो आप, अगर आलू का प्रोडक्शन कम होता जाएगा
तो क्या फ्राइज की कीमत नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर प्रोडक्शन कम होगा तो क्या सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज नहीं बढ़ेगी? अब ध्यान से सुनना, आलू की पैदावार कम हुई, फ्रेंच फ्राइज की जो अवेलेबिलिटी थी वो पैसे बढ़ गए। अब जब आलू एक जगह से लगे दूसरी जगह तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट या ट्रक जो चार्ज कर रहा है, जब पैदावार कम है तो वो कम माल लेके तो बार बार आएगा जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, एक साथ ज्यादा माल लेके जाएगा। तो जब वो ज्यादा माल लेके जाएगा तो ज्यादा भाड़ा चार्ज करेगा, ज्यादा जब वो रेंट चार्ज करेगा तो वो जो जिस एंड पे पहुंचा रहा है वो भी अपने फाइनल आलू को मैकडोनल्ड्स तक पहुंचाने के लिए चार्ज करेगा, और मैकडोनल्ड्स उस फाइनल वैल्यू को अपने फ्रेंच फ्राइज में आपके पेट तक ले जाने तक चार्ज करेगा। तो बेसिकली किसी एक सेक्टर में भी अगर गिरावट है तो तीनों सेक्टर में इंपैक्ट होगा, किसी एक सेक्टर में बूम है या बहुत तेजी से डेवलपमेंट है तो तीनों सेक्टर में डेवलपमेंट होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि द एक्टिविटीज इन इकोनॉमी आर बेसिकली बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। यानी प्राइमरी में प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर भी प्रोडक्शन अच्छा होगा, फाइनल वैल्यू जो है, फाइनल प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर एक चीज समझी, ठीक है। द इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यानी जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आने लगा, हर चीज प्राइवेट होती गई, प्राइवेट के अंदर पैसा ज्यादा लगने लगा, इनकम्स बढ़ने लगी और टर्शियरी सेक्टर में और बूम आने लगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं वेयर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ काम करती है। अब जैसे हमने एक चीज और देखी थी, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया बहुत सारा कि कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर टिल नाउ। एग्रीकल्चर, कृषि या कृषि आधारित सर्विसेज आज भी हमारी मास पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है मेजॉरिटी में उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। देन why didn't a similar shift out of primary sector happens in the case of employment? It is because not enough jobs were created in secondary and tertiary. क्यों? क्योंकि सर्टरी और टर्शरी में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, या तो सिंपल सी बात है, या आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। भाई आप एक फैक्ट्री में काम करना चाहते हो इलेक्ट्रिशियन की, तो आपने अगर इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स किया हुआ है, आपको मोटर की फैन की मोटर बांधना नहीं आती या आपको इलेक्ट्रिकल का काम नहीं आता, भले आप 12th पास हो, तो आप उस जॉब के लिए आप कैसे जा पाओगे? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट नहीं होती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, ऑल्दो दे आर लो। एक व्यक्ति अगर नौकरी लग जाएगा तो डेफिनेट सी बात है 15 से 20 साल तो करके जाएगा ना, तो डेफिनेट सी बात है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट नहीं होता है। तो एक तो वो भी रीजन है कि जो व्यक्ति एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा, more than half of the workers in the country are working in primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of GDP. यानी कि production in primary is low and employment burden in primary is high. बहुत आसान है कि हर व्यक्ति एक किसान के पास जाता है और बोलता है आपके खेत की फसल कटने वाली है, मुझे भी एज अ लेबर रख लो, मुझे भी 100 रुपये दिन का दे देना। उसके पास पहले ही 20 लेबर है, तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, जब when there is a more employment, when there is more labor and there is less production, तो employment will be low। अगर मेरे खेत में 100 ही बोरी अनाज है और मुझे 2 ही लोग चाहिए केवल काटने के लिए, जो सारा काट देंगे, मैं 4 लोगों को क्यों रखूंगा? और अगर मैंने रखा तो मैं उनकी इनकम क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा बिल्कुल, कि 50 रुपये 60 रुपये में आ जाओ। तो अगेन जो उनका एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द produce whereas the employees less than the half of the people। जबकि टर्शियरी के अंदर 3/4 प्रोडक्शन होता है जीडीपी का, लगभग आज की डेट में टर्शियरी सेक्टर कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल कम्युनिकेशंस, आप देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग, आज हम जितना ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं, टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत इनकम लेता है, लेकिन क्या एक किसान जो कि मध्यम वर्गीय किसान है उसकी इनकम उसके बराबर होती है, एक महीने की तनख्वाह के बराबर? नहीं। इसी से हमें लॉजिक से पढ़ना है चैप्टर, ठीक है। It means that there are more people in agriculture than it is necessary, so even if you move for the people out, production will be not affected, and in other words people work in agriculture sector are underemployed। अब एक वर्ड बोल दिया इसने बहुत बड़ा, underemployed। क्या होता है underemployed? underemployed ऐसा रोजगार जिसमें आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो और आपको अर्निंग भी कम मिल रही है। अंडर एम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं। कैसे होता है? मान लो मैं एक लेबर हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं लेबर हूँ,
मैं काम ढूंढ रहा हूँ, गांव में कहीं कुआं खुद रहा है, मैं इंजीनियर के पास गया, मुझे बोला कि मुझे इस कुआं खुद रहा है या तालाब बन रहा है कि मुझे इसमें काम दे दो, ठीक है। उन्होंने बोला क्या आता है कि सर कुछ नहीं आता, आप जैसा बोलोगे कर लूँगा। तो ठीक है चलो पत्थर इधर से उठा के उधर डालो। अब जो एक व्यक्ति पत्थर इधर से उठा के उधर डाल रहा है उसको क्या अर्निंग मिलेगी, या जो एक सामान इधर से उधर के उठा के डाल रहा है उसको क्या मिलेगी, जो एक भाड़ा, मिनिमम भाड़ा जो सेट किया होगा उस इंजीनियर ने कि 100 रुपये प्रतिदिन इसको दे दूंगा, मान लो 100 ऐसे लोग आ गए, तो वो क्या करेगा, इनकम रिड्यूस कर देगा कि 80 रुपये में काम कर लो। पहला तो यहाँ हो गया उनका एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू लेस स्किल्ड या अनएजुकेशन होने के कारण। दूसरा केस अंडर डेवलपमेंट, आज मेरे पास काम है तो मैंने 4 दिन के लिए अपने घर के बाहर काम कराने के लिए 4 लेबर को बुला लिया, मुझे अपने घर के आसपास बाउंड्री करानी है, ठीक है। 4 लोग आए, काम करके चले गए, 5वें दिन उनके पास काम नहीं है, ये भी अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन है। यानी कई बार ऐसा नहीं कि स्किल्ड होते हुए ही वर्क नहीं मिल रहा है, कई बार देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट। जिन गाँव में, जिन स्टेट्स में जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसके पास जो काम है वो कर रहा है, दैट मीन्स अंडर डेवलप्ड है। नॉट उसके पास पोटेंशियल है ज़्यादा काम करने की, बट उसके पास वर्क अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज एम्प्लॉयड इन एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। सिमिलरली अगर आप बात करें दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट की, एक तो डिस्गीज एम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई बेरोजगारी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एफर्ट के बेसिस पे वो आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्गीज की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ऑल्सो नोन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट, इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्गीज एम्प्लॉयमेंट, वर्कफोर्स और पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस इमेज को हम देखें, एक सिंपल इमेज है कि एक गांव में एक तालाब का काम चल रहा है, एक खेत का काम चल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आए हुए हैं उनको कल के एम्प्लॉयमेंट का पता नहीं है, पर आज वो काम कर रहे हैं। ड्यू टू दी मोर अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, ज़्यादा अवेलेबिलिटी है लोगों की एक छोटे काम के लिए, तो डेफिनेट सी बात है उनका जो अर्निंग है वो तो कम होगा ही होगा, इनकम तो कम होगी होगी, प्लस देयर इज अ नेचर ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी हो सकता है इनमें से कोई ज़्यादा काम कर सकता है लेकिन ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं तो अंडर डेवलपमेंट है, उनका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं है। क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर एक पर्टिकुलर फार्म है एक किसान का, मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बस 20 जो है 20 इसको मान लो आपकी 20,000 किलोज ऑफ एग्रीकल्चर इस पे क्रॉप जो है 20,000 किलोज इस पे निकलता है। अब इस किसान को चाहिए केवल 100 लोग जिसमें इसका काम हो जाता है, कटाई का, हार्वेस्टिंग का, सोइंग का, ठीक है। अब इसके पास अगर मान लो 150 पीपल हैं जो इस काम को करने के लिए ज़बरदस्ती उस खेत पे लग रहे हैं, सोइंग, हार्वेस्टिंग, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फार्म इज सिमिलर, उस फार्म का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू वही है। अब उसमें कम लोग काम करें, ज़्यादा लोग काम करें, उसकी आउटपुट नहीं है, दैट मीन्स दे आर अंडर डेवलप्ड, यानी अंडर एम्प्लॉयड से वो प्रताड़ित है। इन अदर वर्ड्स refers to the situation where labor that is employed in a job is not actually utilize the full production and goods of the services। ठीक है, यानी अगर मैं हूं और मेरे 2 भाई हैं और हम तीन भाइयों में एक खेत का बंटवारा होता है, तो टोटल वैल्यू तो निकल गई। अब मैं उसमें जबरदस्ती 5 लोगों को और काम कर रहा हूं और उनको पैसा दूं जबकि टोटल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू वो सिमिलर है, तो डिस्ग्यूज या छुपी हुई बेरोजगारी उसके अंदर जब पोटेंशियल से कम वर्क आपको मिलता है और आप कम अर्निंग करते हो। ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट where the people are apparently working but all of them are made to work less than their potential, तो disuse ही basically अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में। दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ही नहीं है वर्क की, तो जो मिल रहा है उसको करना पड़ रहा है अंडर दी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, तो वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग होते हैं। सीजनल तो क्या होता है, जैसे सोविंग हार्वेस्टिंग के टाइम बंगाल बिहार से लोग आए, पंजाब हरियाणा में फसल काट के चले गए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजन में जो था जब काम मिला, अदरवाइज नहीं मिला। जैसे मान लो जूस इंडस्ट्री है, तो जूस जो है, जूस गर्मियों में जूस पीते हैं तो लोग जूस बनाने का काम करते हैं, ठेला लगा ले, तो एम्प्लॉयमेंट चला, जैसे खत्म हुआ दूसरा एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट तो सीजन के हिसाब से होता है, लेकिन डिस्ग्यूज इज बेस्ड ऑन दी पोटेंशियल। क्लियर। अब अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं, आपको गांव में या शहरों में लोगों के रोजगार या एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए, या ऐसी क्या एक्टिविटीज जनरेट करनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट निकले, तो आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज जनरेट करोगे, ठीक है, या क्या मेजरमेंट करोगे। देखो, गांव के विकास या एम्प्लॉयमेंट या अर्बन एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए या एम्प्लॉयड करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार जो है कुछ स्कीम्स निकालती हैं, जैसे शिक्षित करने की या स्किल डेवलपमेंट करने की, या फिर अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है तो उसको भत्ता देने की, अलाउंस देने की, या फिर अगर थोड़ा बहुत शिक्षित है,
थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको बैंकिंग फैसिलिटी से लोन मिल सकता है, तो वो अपनी शॉप डाल सकता है या अपनी कोई दुकान खोल सकता है या अपना रोजगार बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रावधान हैं जो सरकार बनाती है, सरकार डेवलप करती है। किस लिए करती है? किस लिए करती है? वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करती है कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर रेगुलर रहेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल इज बेसिकली ट्रीट एज अ लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी रहेंगे। ठीक है, तो लोन्स शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट of bank to have more irrigation facilities like wells, tube wells and other to enable them to grow second crop. ठीक है, क्लियर? तो एक से ज्यादा फसलें अपने सेक्टर पे उगाएं या एक से ज्यादा फसलों को उगाने की कोशिश करें। तो बेसिकली यहाँ जो जो एक सिस्टम है, यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टीपल एक्टिविटीज, लोन शुड बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल फार्मर बाय गवर्नमेंट ऑफ बैंक टू हैव मोर इरिगेशन फैसिलिटीज लाइक वेल्स एंड ट्यूब वेल्स एंड अदर, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके या वो ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर सके अपने ही फार्म लैंड पे। ठीक है, न्यू डैम्स, कैनल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड, दिस कुड बी लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। एक ऐसी स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। न्यू डैम्स एंड कैनल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड, दिस वुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी जैसा मैंने बताया ना कि अगर आप गांव में जाते हो तो छोटे मोटे जो प्लांट्स बनते हैं या प्लांट एक्टिविटी होती है, कोई बड़ी कंपनी कोई प्लांट लेके आती है तो वहाँ बहुत सारा रोजगार जनरेट होता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो एटलीस्ट कोई इनकम सोर्स जनरेट होता है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम में देश की सारी पॉपुलेशन की वैल्यू इंक्लूड होती है, तो इस चीज को मानकर चलें कि वो जो इनकम है, वो जो इनकम जनरेशन है, वो वहीं से डेवलप होगी। क्लियर? तो जो हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं कि कैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए या कैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, इस सेकंड लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी मस्ट बी इम्प्रूव्ड। एक जगह पर आप देखते हो कि बहुत सारे, आपने एक चीज कॉमन प्रैक्टिस में देखी होगी कि वेयर हाउसेज का आपने नाम सुना होगा कि वेयर हाउसेज हैं, स्टॉक करने के लिए फूड ग्रेन्स, मंडियां बनाई जाती हैं, कृषि मंडी बनाई जाती है जहाँ किसान अपना गेहूं स्टॉक करते हैं। ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा हो, वो कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, गांव से लाने ले जाने के लिए जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक डेवलप किया जाए, प्राइवेट डेवलप किया जाए, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बैंक शुड प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन फैसिलिटीज, या जो लोन फैसिलिटीज हम देखेंगे मनी एंड क्रेडिट में, लोन फैसिलिटी वो फैसिलिटी जिसपे कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा शिक्षित है, थोड़ा सा स्किल्ड है, तो अपना व्यापार रोजगार इनेबल कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। क्लियर? और फार्मिंग के लिए भी वो लोन ले सकता है, अगर उसको सीड सोविंग करना है या सीड को उसको बोना है, वो सारी चीजें वो वहां पर जनरेट कर सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज सच एज दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज, हनी कलेक्शन, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, सेंटर्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स, पिसीकल्चर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जो कि अशिक्षित व्यक्ति ही करे, जरूरी नहीं है। खेती करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो उसमें डाल सकता है अपना योगदान और अपनी इनकम को रेज कर सकता है, सरकार इसका प्रावधान बना सकती है। मोर स्कूल शुड बी ओपन, ये तो सबसे बेसिक है। स्कूल और हेल्थ सर्विसेज बनाए जाने चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट है वो रुके ना, उसका पेस कम ना हो, उसकी जो एक शिक्षा जो जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, इनकम जनरेट कर सकती है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब दो तरीके की एम्प्लॉयमेंट हमने बात कर रहे हैं, एक तो अर्बन बेरोजगारी या अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी तो सबसे ही भयावह रूप होता है। अगर आप बेरोजगार हो तो आप अपनी लाइबिलिटीज़ को ऐसे फुलफिल करोगे, अपनी फैमिली कैसे चलाओगे। अगर एक रूरल एग्रीकल्चर लेबर है, देखो डिफरेंस होता है, एक होता है रूरल एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर वो जो सिर्फ खेती से जुड़ी हुई लेबर के काम कर सकता है, सोविंग, हार्वेस्टिंग, खेतों में कटाई, खेतों की सफाई, या खेती से जुड़ा हुआ काम उसको आता है, वो एग्रीकल्चर लेबर है, गाँव से बाहर ही नहीं जाना चाहता। अर्बन एरियाज में क्या होता है, कैजुअल लेबरर्स होते हैं। कैजुअल लेबरर्स मतलब जो किसी भी तरीके का लेबर का काम कर लेते हैं, पत्थर उड़ाना, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंटें उठाना, ईंटों को दूसरी जगह रखना। हमारे इंडिया में लेबर, मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही लेबर का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से जो हमारा प्रतिशत है जो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन एक तरीके का ह्यूमन रिसोर्स भी बन सकती है। यानी अगर हमारी पॉपुलेशन का वेल डेवलप्ड डेवलपमेंट हम करें फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उनके इंटरेस्ट में, उनके डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को इनपुट भी करना चाहिए। ठीक है, तो कैजुअल लेबर्स की हमने बात करी। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, दो तरीके का होता है। अब पता है बहुत मुसीबत क्या है, एक एग्रीकल्चर लेबर और एक कैजुअल लेबर, वो तो किसी भी तरीके का काम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो लेबर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शिक्षित बेरोजगार,
यानी एक पढ़ा लिखा जो बेरोजगार, एक शिक्षित बेरोजगार हर तरीके के काम नहीं कर सकता। तो ज्यादा लायबिलिटी कौन है? ज्यादा लायबिलिटी है अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगार जिसको अपने अकॉर्डिंग जॉब चाहिए, जिसको अपने अकॉर्डिंग काम चाहिए, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम चाहिए, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट होती है बजाय के एक एग्रीकल्चर और कैजुअल लेबरर की। ठीक है, गाँव में किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं हम? सीजनल, सोविंग हार्वेस्टिंग के समय एम्प्लॉयमेंट रहता है, लोग एक्यूपाइड रहते हैं कामों में जब फसल बोई जाती है और काटी जाती है। उसके अलावा जब फसल पकने का समय, तब कुछ खास एम्प्लॉयमेंट गाँव में नहीं होता। इस समय अक्सर आप देखोगे कि जो ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कृषि आधारित है, वो लोग वहाँ से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं जहाँ फसल कटाई का समय हो, या दूसरी जगहों पर जाके शहरों में जाके कैजुअल लेबर बन के काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट तो हमने बात करी, छुपी हुई बेरोजगारी जिसका पोटेंशियल से सीधे सीधे ताल्लुक है। तो ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। पूरा जो हमने एक सिनेरियो उसको हमने समझा कि कैसे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने कुछ चंद इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को रिवाइज करें, रिकॉल करें एंड डू लाइक सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का चैनल, हमारा मोशन फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।